मुकेश अंबानी को दी जान से मारने की धमकी। उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोप में मुंबई की कामदेवी पुलिस ने शनिवार 4 नवंबर को तेलंगाना से एक 19 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गणेश रमेश वनपारधी के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को 8 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पिछले हफ्ते अंबानी को 5 ईमेल मिले थे जिनमें से पैसे की मांग की गई थी। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। बीजेपी आदिवासियों को कहती है वनवासी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने शनिवार 4 नवंबर को राज्य के बस्तर जिले के जगदलपुर में रैली की। राहुल ने यहां बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने एक नया शब्द निकाला है। वे लोग आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सीएम योगी के गढ़ में बरसे अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव संगठन को धार देने में जुटे हैं। जिलों का दौरा कर अखिलेश यादव सपा की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। सपा प्रमुख से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। आज 4 नवंबर सपा प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में दहाड़े गोरखपुर में बीजेपी सरकार पर निशाना साधने के साथ एक बार फिर उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ पीडीए का राग अलापा। बिहार में फिर शिक्षक बनने का मौका। बिहार में शिक्षक बनना है तो एक बार फिर मौका आया है। हाल ही में नीतीश सरकार ने 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। अब प्रदेश में दूसरे चरण की बहाली होने जा रही है। इस संबंध में शनिवार 4 नवंबर को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी है। 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। 7, 8, 9 और 10 दिसंबर को इसकी परीक्षा हो सकती है। आप विधायक की पत्नी गिरफ्तार। गुजरात से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा की पत्नी को वहां पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शुक्रवार को आप के विधायक और आदिवासी समाज के बड़े नेता चैतर वसावा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। चैतर भाई की धर्मपत्नी तक को गिरफ्तार कर दिया। इसके पीछे बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। दिल्ली के बवाना की एक फैक्ट्री में भीषण आग। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में शनिवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने की घटना के बाद फैक्ट्री और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की इस घटना में अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग ने आग की इस घटना को लेकर कहा कि कुल 20 फायर टेंडरों को घटनास्थल पर रवाना किया गया। फायरकर्मी आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। गौरव वल्लभ ने उदयपुर से भरा नामांकन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में राजस्थान की हॉट सीटों में से एक उदयपुर शहर की सीट से आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गौरव वल्लभ ने यहां से कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उदयपुर शहर की ये सीट इस चुनाव में काफी चर्चाओं में है। 6 नवंबर को नामांकन भरेंगे अशोक गहलोत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 25 नवंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन कर रही हैं। साथ ही जीत के लिए रणनीति भी तैयार कर रही हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। इसलिए प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस बीच जानकारी मिली है कि जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम अशोक गहलोत अपना नामांकन 6 नवंबर को भरेंगे। लुधियाना में पराली जलाने के अभी तक 321 मामले। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पंजाब के मोगा जिले से किसानों के पराली जलाने का मामला सामने आया है। इसके बाद मोगा में पराली जलाने के मामले में यहां के कृषि विभाग के अधिकारी जसविंदर सिंह बराड़ की प्रतिक्रिया सामने आई है। मोगा में पराली जलाने पर कृषि विभाग के अधिकारी जसविंदर सिंह बराड़ ने कहा कि पिछले साल यहां पराली जलाने की 485 घटनाएं सामने आई थी। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक चित्र के खिलाफ प्रदर्शन। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के छात्रावास के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक भित्ति
चित्र बनाए जाने के खिलाफ यहां विश्वविद्यालय परिसर में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में एक वामपंथी संगठन के 4 छात्र घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना विश्वविद्यालय की मुख्य इमारत के समीप शुक्रवार दोपहर को हुई। इस इमारत में विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यालय है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, छात्रावास के भीतर प्रधानमंत्री पर एक आपत्तिजनक भित्ति चित्र पाए जाने के बाद बीजेपी के सैकड़ों समर्थकों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। दिल्ली के बाद जहरीली हवा से जूझती मुंबई। वायु प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट की फटकार के बाद मुंबई नगर निगम प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। इसके बाद मनपा प्रशासन ने अब सभी प्रमुख सड़कों को पानी से धोने का फैसला किया है। धूल नियंत्रण के लिए 121 टैंकरों सहित अन्य संयंत्रों का उपयोग किया जाएगा। 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़कें, व्यस्त फुटपाथों को साफ किया गया है और पानी से धोया गया है। गौरतलब है कि इसमें मुख्य रूप से पुनर्नवीनीकरण के साथ साथ स्थानीय स्रोतों के पानी का उपयोग किया जाएगा, जिससे पीने का पानी बर्बाद नहीं होगा। साथ ही लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण और धूल पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बिना नाम लिए पीएम ने साधा सीएम बघेल पर निशाना। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और महादेव ऐप को लेकर ईडी के दावे के बाद प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ गया है। ईडी के दावे के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी बार पलटवार जारी है। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 2 दिन पहले रायपुर में रुपयों का ढेर मिला है। पीएम मोदी ने पूरा किया खत लिखने का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकेर की रहने वाली आकांक्षा ठाकुर को पत्र लिखा है। आकांक्षा ठाकुर 2 नवंबर को कांकेर में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में उनका स्केच लेकर आई थी। उस समय प्रधानमंत्री ने उनसे स्केच स्वीकार कर लिया था। साथ ही पीएम मोदी ने आकांक्षा ठाकुर से कहा था कि वो उस स्केच के पीछे अपना पता लिख दें। पीएम ने ये भी कहा था कि वो उनको पत्र जरूर लिखेंगे। इसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने आकांक्षा ठाकुर को पत्र लिखा है। सरगुजा की 8 सीटों पर 13 पार्टियां चुनावी दौड़ में। अविभाजित सरगुजा की 8 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 13 से अधिक राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। इसमें जनता कांग्रेस प्रेमनगर और अंबिकापुर को छोड़कर शेष सभी जगह चुनाव लड़ रही है। इनमें कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर सबसे अधिक 8 अन्य पार्टियां भटगांव विधानसभा से तथा 7 प्रत्याशी सामरी विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। सबसे कम प्रेमनगर विधानसभा में अन्य दलों के 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जबकि अंबिकापुर, प्रतापपुर में 6-6, सीतापुर, रामानुजगंज, लुंड्रा में 5-5 अन्य दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मंदिर भी बना रहे हैं और तारीख भी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अब कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियां चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की पूरी तैयारी में लगी हुई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। चुनावी मैदान में कांग्रेस को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो अपराधियों का साहस बढ़ जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही धर्मांतरण बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। पहले भी नेपाल में भूकंप ने मचाई है तबाही। नेपाल में कल देर रात भूकंप ने 132 लोगों की जान ले ली और 100 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि नेपाल का भूकंप से होने वाली दुर्घटनाओं का एक हृदय विदारक इतिहास रहा है। आज से पहले नेपाल में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड थी। इस भूकंप में 9000 लोग मारे गए और लगभग 10 लोगों पर इमारतें ढह गई थी। पीटीआई के पूर्व नेता फवाद चौधरी गिरफ्तार। फवाद चौधरी की पत्नी हिबा फवाद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा, फवाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। Don.com ने फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी से भी उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। फैसल चौधरी ने आरोप लगाया कि फवाद चौधरी को कुछ वर्दीधारी अधिकारियों ने उसके इस्लामाबाद आवास से गिरफ्तार कर लिया जब वह घर पर नाश्ता कर रहे थे।
पाकिस्तानी सेना ने 9 आतंकवादियों को किया ढेर। पाकिस्तानी सेना की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर शनिवार 4 नवंबर को तड़के आतंकवादी हमला किया गया था। इस हमले को पाकिस्तानी सेना ने नाकाम कर दिया, जिसके बाद सेना की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन में 9 आतंकवादी मारे गए हैं। इस बात की जानकारी सेना के मीडिया विंग ने दी। इस घटना को अंजाम देने से पहले बलूचिस्तानी और खैबर पख्तूनख्वा में सेना के कम से कम 17 सैनिक शहीद हो गए थे। इस्माइल हानिये के घर पर इजराइल ने दागी मिसाइलें। गाजा में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये के घर पर इजराइल ने मिसाइल हमला किया है। हमास से जुड़े अल अक्सा रेडियो ने बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने हमास के नेता इस्माइल हानिये के गाजा स्थित घर पर मिसाइल दागी। हालांकि इस्माइल हानिये घर पर मौजूद नहीं थे। साल 2019 से इस्माइल हानिये गाजा से बाहर हैं। उनके बारे में माना जाता है कि वे कतर या तुर्की में रहते हैं। अल अक्सा रेडियो की जानकारी में यह साफ नहीं किया गया है कि हमले के वक्त घर में इस्माइल हानिये के परिवार का कोई सदस्य मौजूद था या नहीं। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने इस हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह को दी चेतावनी। इजराइल हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने लेबनान को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल हमास संघर्ष को लेबनान तक फैलते नहीं देखना चाहता। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को इजराइल हमास संघर्ष का फायदा नहीं उठाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा कि अगर गाजा पर हमले जारी रहे तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये युद्ध अन्य देशों तक फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।